तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जनता का जंगलों से कनेक्शन कैसे बने, इस पर हमारी सरकार ने काम किया। हर डिवीजन में, कोई डिवीजन नहीं है प्रदेश की जहाँ पर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ फॉरेस्ट की गाड़ी में बाकायदा फॉरेस्ट के लोग माइक लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम न कर रहे हो। 23-24 में हम विभागीय प्रयास, जनता का सहयोग और ऊपर वाली की कृपा, कुल 20% वनाग्नि से ही नुकसान हमारा हुआ और वर्षों के मुकाबले, क्योंकि बिना जन जागरूकता के आप किसी भी आपदा को जीत नहीं सकते। जन सहभागिता और जन जागरूकता दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता। हर साल उत्तराखंड में वनाग्नि की समस्या सामने आती है और इस साल भी वनाग्नि जो है कई क्षेत्रों में जंगलों को तबाह कर रही है। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 500 से ज़्यादा इस तरीके के इंसिडेंट सामने आए हैं, जिसमें कुमाऊं सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आंकड़ों के अनुसार 611 हेक्टेयर अब तक जो हैं जलकर खाक हो चुके हैं और अभी भी वनाग्नि लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि वनाग्नि रोकी जा सके, किस तरीके के ऑपरेटर्स या इसमें साजो सामान के साथ फोर्स को यूज़ किया जा रहा है, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। उनसे बात करते हैं। सर, वनाग्नि जो है हर साल सामने आती है और कहीं ना कहीं वर्षा पर निर्भर रहती है सरकार कि वर्षा से जो है वो रुक जाएगी, और आपने इससे पहले भी पहल की है, चाहे वो इक्विपमेंट्स को लेकर हो या फिर पंचायतों को लेकर हो और जंगलों में पॉन्ड्स को लेकर भी हो, लेकिन ये हर बार की समस्या है, हर साल ये समस्या सामने आती है। तो इसको रोकथाम करने के लिए, कम करने के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे इस साल की अगर हम बात करें? देखिए, आपने देखा कि फॉरेस्ट फायर एक पर्यावरणीय दृष्टि से ग्लोबल इशू है। ये किसी एक राज्य से जुड़ा इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है। और ये पर्यावरण को जिस तरह से इससे नुकसान होता है उसको लेकर के इस पर इसके जो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन पर कई नेशनल लेवल पे वर्कशॉप भी हुई है, सेमिनार भी है, मुझे भी जाने का अवसर मिला। लबोलबाज यही निकला कि बिना जन सहभागिता के हम इस पर विजय नहीं ले सकते, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट का मैकेनिज्म नहीं था, जब मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, जब प्रमुख सचिव नहीं हुआ करते थे, और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ और हॉप नहीं हुआ करते थे, जंगल का अस्तित्व उससे पुराना है। तो अगर जंगल का अस्तित्व उससे पुराना है तो जंगलों में आग लगने की प्रथा भी उससे उतनी पुरानी है। लेकिन तब इस पर प्रभावी अंकुश स्थानीय लोग ही लगाया करते थे। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि जनता का जंगल से कनेक्शन टूट गया। तो पहली चीज़ तो यह है कि इसमें जनता का जंगलों से कनेक्शन कैसे बने, इस पर हमारी सरकार ने काम किया, जिसके लिए मैंने कई रिफॉर्म्स की है। मसलन ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें कुल 27 प्रजातियों को मुक्त रखा गया था प्रतिबंध से, और सैकड़ों प्रजातियां, अगर आप किसान की अपनी ज़मीन पे, किसी की अपनी ज़मीन पे अगर पेड़ लगा उसको काटने के लिए वन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मात्र 15 प्रजातियों को अब प्रतिबंधित रखा और बाकी सैकड़ों प्रजातियों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया। इसके लिए अपनी ज़मीन पे पेड़ काटने के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता किसान को या आम आदमी को नहीं होगी। दूसरा, हमारे यहाँ 11,230 वन पंचायतें हैं। वन पंचायतों में सरपंच हुआ करते हैं, स्थानीय लोगों की कमेटी बनती है, उसमें सरपंच होते हैं। लेकिन वन पंचायतों को बचाने में जब लोगों की सहभागिता होती थी, उसमें एक पैसे का भी किसी की आजीविका से संबंध नहीं था। हमने उसको देखते हुए कि किस तरह आजीविका, आम आदमी की आजीविका से जुड़े, क्योंकि 11,230 वन पंचायतों में करीब 25 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमने 628 करोड़ का भी एक प्रोजेक्ट लाए हैं, जिसके माध्यम से वन पंचायत की ज़मीन पर हमने आयुष, जो हमारे आयुर्वेदिक के जो प्लांट्स हैं, इनकी खेती को अलाउ कर दिया है, बाकायदा वन पंचायत एक्ट में संशोधन करके। अब वन पंचायत के लोग वन पंचायत की भूमि पर खेती कर सकते हैं, और उस खेती में जो भी उत्पाद होगा उस उत्पाद को उसकी हार्वेस्टिंग करके उसका मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और वो जो पैसा आएगा वो उन्हीं लोगों को बटेगा। प्लांट्स भी हम लोग दे रहे हैं, और उसके बाद उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टेक्निकल असिस्टेंस भी हम देंगे। तो 628 के प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जो बात कही, मैं पूरा कर लूँ। तीसरा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको मिटिगेट करने के लिए हम ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाए, और पहले फेज में हमने उन 72 गांव सभाओं को चिन्हित किया जहां पर आग लगने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है,
और उन 72 ग्राम सभाओं में हमने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी में उसी इलाके का युवक मंगल दल का अध्यक्ष, उस इलाके की महिला मंगल दल की अध्यक्ष और राजस्व विभाग और वन विभाग के कर्मचारी उसके मेंबर्स होंगे, ताकि जहां एक को ग्राम प्रधान जी को सम्मान लगेगा कि कर्मचारियों के ऊपर उनको अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है, दूसरा कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा। इसके अलावा आने के बाद हम लोगों ने पहली बार फॉरेस्ट फायर को डिजास्टर से जोड़ने का काम किया और जनपदों के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसका फायदा हमें ये मिला कि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी भी हमको मदद करने लगे और दूसरा फायदा मिला कि डिजास्टर फंड जो फंड है उससे भी हमको इमीडिएट रिलीफ के लिए पैसा मिलना प्रारंभ हुआ, क्योंकि सरकार से पैसा जाने में टाइम लगता था। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फंड डीएम के अंडर में होता है उससे तत्काल पैसा चला गया और इस पर भी काफ़ी मदद मिली। अब जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसके अलावा हमने ये भी निर्णय लिया था कि हम ऐसी जगह पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएंगे ताकि वहाँ पर जो सॉयल में मॉइस्चर का जो लेवल है, मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा तो आग के फैलने की गति भी रुकेगी। लेकिन इस सब के लिए जो आज फॉरेस्ट फायर में सबसे बड़ी समस्या, वो समस्या है रिस्पॉन्स टाइम। हमको बहुत जल्दी मालूम हो जाता है कि आग लग गई। अब हम जब अपनी फोर्स को डिप्लोय करते हैं तो जितना टाइम वो वहाँ पहुँचने में लेती है उतनी देर में आग विकराल रूप ले लेती है। इसीलिए इस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए हमने ग्राम सभाओं को इसमें उनको इन्वॉल्व करने की प्रयास किया और यही कारण भी है कि आज भी अगर आप जाके देखेंगे कि हर डिवीजन में कोई डिवीजन नहीं है प्रदेश की जहाँ पर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ फॉरेस्ट की गाड़ी में बाकायदा फॉरेस्ट के लोग माइक लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम न कर रहे हो, क्योंकि बिना जन जागरूकता के आप किसी भी आपदा को जीत नहीं सकते। जन सहभागिता और जन जागरूकता दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जन सहभागिता के लिए हमने जिससे बताया आपको फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना करके प्रधान उनका ले लिया और उस कमेटी को 30,000 रुपया पर कमेटी इंसेंटिव देने का भी हमने निर्णय लिया है और शीघ्र ही हम ये पैसा भी उनको दे देंगे ताकि जो वहाँ पर उनकी जो आवश्यकताएं होंगी तत्काल उन पर उपलब्ध हो जाए और वो इस पर प्रभावी अंकुश लगा सके। इसके साथ साथ हमने जनता के अंदर इसके प्रति एक रुझान हो, ये भी निर्णय लिया है कि जो भी ये हमारी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी जिनका जितना बड़ा रोल रहेगा आग बुझाने में, उनको राज्य स्तर पर हम उनको अवार्ड करने का हम भी करेंगे ताकि उन्हें सम्मान भी मिले और इससे एक दूसरों को प्रेरणा मिले। तो इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इस साल के लिए क्योंकि आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे, हम सभी राजनीतिक लोग चुनाव में लगे थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ मुख्यमंत्री जी ने तत्काल फॉरेस्ट फायर की गंभीरता को समझते हुए इसके लिए बैठक ली है फॉरेस्ट फायर को रोकने की। इसमें आपने जेल भेजने की भी बात कही है, तो कौन लगा रहा है ये आग? अभी तक कितने ऐसे केसेस सामने आ रहा है वहाँ पे? इसके अलावा हमारे हॉप ने 4 मीटिंग फॉरेस्ट फायर को लेकर कर दी है जो हेड ऑफ फॉरेस्ट ने, और बजट जिन हर डिवीजन को बजट जो है हमने एलोकेट कर दिया, साथ साथ जो फायर वॉचर्स लगते हैं फायर सीजन में उनको लगाने की भी उनको अनुमति दे दी है। अब आग लगने के कारण 3-4 होते हैं। 3-4 कारणों में पहला कारण होता है कुछ शरारती तत्व आग लगाने का काम करते हैं। दूसरा, किसान अपने खेत में खरपतवार को हटाने के लिए आग लगाता है, कभी कभी वो आग जो है जंगलों तक पहुंच जाती है। तीसरा, आम आदमी अनजाने में सिगरेट बीड़ी पी के फेंक दी, उसने आग पकड़ ली। तो इसको लिए भी यही जन जागरण तो हम गाड़ियों के माध्यम से कर रहे हैं कि लोग इन चीज़ों से बचें, क्योंकि आखिर ये केवल सरकार का नुकसान नहीं है, ये पूरी मानवता का नुकसान है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आपने जो कारण बताए, आपके विभाग पर कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि जो भूमाफिया हैं वो जमीन हड़पने के लिए आग लगाते हैं। ऐसे कोई मामले सामने आए? आपको किस तरह देखते हैं? मैंने आपको कहा ना, शरारती तत्वों में सब बात आ गई। जो किसी बदनीयत से आग लगाते हैं वो शरारती तत्व हो गए, इसीलिए उनके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जेल जाने के प्राविधान का हमने जिक्र किया है कि उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा, और विगत वर्ष हमने कुछ लोगों को जेल भेजने का काम भी किया। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, आज जन सहभागिता का प्रयास था कि जब हमारी सरकार बनी और मुझे वन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो 22-23 में विगत वर्षों के मुकाबले वनाग्नि से कुल 50% जंगलों का नुकसान हुआ और वर्षों के मुकाबले। 23-24 में हम विभागीय प्रयास, जनता का सहयोग और ऊपर वाली की कृपा, कुल 20% वनाग्नि से ही नुकसान हमारा हुआ और वर्षों के मुकाबले। इस बार तो जरूर है कि बहुत जल्दी गर्मी आ गई और काफ़ी जगह ऐसे फॉरेस्ट फायर केसेज हुए, लेकिन मैंने कहा हम जहाँ एक और हम लोग कर्म योगी हैं, वहाँ दूसरी तरफ गॉड फेयरिंग भी हैं और भगवान पे विश्वास भी करते हैं। पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से ऊपर वाला मदद करेगा और हमारी स्थानीय जनों की सहभागिता से हम प्रभावी अंकुश लगाने में सफल हों। ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वन जीवों में इतने विवाद नहीं होते जितने वन विभाग में होते हैं। जो अधिकारी हैं, आपको जीका ने उत्तराखंड सरकार को ग्रांट्स दिए,
वर्ल्ड बैंक ने आपको ग्रांट्स दिए, एडीबी बैंक ने आपको ग्रांट्स दिए कि फॉरेस्ट फायर को रोका जाए और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाए। आपने पहल करी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाती है। 8 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर ईडी की नज़र है, तो क्या माना जाए इसको? सामने आ जाइए। ऐसा है, अगर वन विभाग के कर्मचारी काम न करते तो ये विगत 2 वर्षों में जो मैंने आपको आंकड़े बताए कि 21-22 के मुकाबले आधा नुकसान 22-23 में हुआ और 21-22 के मुकाबले मात्र 25% नुकसान 23-24 में हुआ। वन विभाग का एक हमने वर्क कल्चर प्रारंभ करने की कोशिश की। मैंने जब वन मंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रांसफर इंडस्ट्री का समय खत्म हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग मिला करेगी। और परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग मिलने का कारण कहीं ना कहीं वर्क कल्चर की शुरुआत हुई और लोग काम करने के पर विश्वास कर रहे हैं। अब जो आपने बात की इसकी, क्या पूछा था आपने? जायका वर्ल्ड बैंक की। ये जायका वर्ल्ड बैंक का जो आपने कहा, इसका फॉरेस्ट फायर से क्या मतलब है, पहले तो मुझे आप ये समझा दीजिए। जो आपने कहा 2014 में आपदा के बाद फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए जायका ने करीब 670 करोड़ का ग्रांट दिया था उत्तराखंड सरकार को। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने दिया था और 2017 में एडीबी बैंक ने दिया था। अगर इनका टोटल करें तो करीब 1400 करोड़ का अमाउंट बैठता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले अगर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाए तो कितना इसको यूज़ किया गया है। देखिए, आपको मालूम है जायका जापान, गवर्नमेंट ऑफ जापान की एक संस्था है और जायका वाले स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कहीं जायका के कामों में कमी होती तो जायका हमें उसका सेकेंड फेज स्वीकृत करने की बात ना करता। अब जायका इस राज्य को जायका का सेकेंड फेज भी देने जा रहा है। ये इस बात की गारंटी है जायका की कि इसका मतलब यहाँ पर जायका के अंदर काम हुआ है, अन्यथा जायका कभी भी अब सेकेंड फेज पे नहीं आता। तो ये मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हवा में चलती हैं और वो चीज़ें एक परसेप्शन बन जाता है। लेकिन जायका परसेप्शन पे काम नहीं करता, जायका काम करता है धरातल पे देख के। अगर उसको लगता है कि वास्तव में काम हुआ है तभी उसने सेकेंड फेज को हमारा सैंक्शन किया, अदरवाइज वो कभी ना करता। क्योंकि जब मैं कृषि विभाग में था, कृषि मंत्री के रूप में, मैंने 536 करोड़ का एक जायका से प्रोजेक्ट दिलवाया था राज्य को, जो मैं समझता हूँ राज्य के इतिहास का सबसे तेज गति से स्वीकृत हुआ प्रोजेक्ट था। मात्र 1 वर्ष के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमने जायका से प्रोजेक्ट शुरू कराया। आज 2 वर्ष मुझे हटे हुए हो गए, अब आज तक वो शुरू नहीं हो पा रहा है। तो जायका के प्रोजेक्ट में देखिए, जब जो संस्था पैसा देती है वो संस्था उसकी मॉनिटरिंग भी करती है कि क्या इस पैसे का प्रॉपर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा है जायका ने, अगर मैंने फिर आपसे एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि जायका ने अगर उत्तराखंड राज्य को सेकेंड फेज में जो सैंक्शन किया है, इसका मतलब जायका पहले फेज के कामों से संतुष्ट है। ब्यूरोक्रेसी का एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अभी हॉफ को लेकर जो कमेटी बैठी है उसमें हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कई तरह की लॉबिंग की जा रही है, लेकिन हमें ये भी पता चला है आपने उस लॉबिंग को तोड़ते हुए एक फैसला लिया है। अभी फैसला आपने आधिकारिक नहीं किया है, तो किस तरह से इस बार के हॉफ को आप चुनेंगे? देखिए, अगर आपको मौका मिलेगा आपके डिपार्टमेंट में, अगर आप करस्पॉन्डेंट हैं और अगर सीनियर करस्पॉन्डेंट की पोस्ट आएगी तो आप भी लॉबिंग करेंगे। ये मानव प्रक्रिया है, ये ह्यूमन नेचर है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो देखिए, लॉबिंग करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लॉबिंग में अगर आप लॉबिंग करने के लिए अदर मीन्स के माध्यम से आप लॉबिंग कर रहे हैं, वो तो ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन अपने लिए प्रयास करना, मैं इसको नहीं मानता कि हम लोग टिकट के लिए लॉबिंग करते थे, आज भी टिकट के लिए लॉबिंग की जाती है कि टिकट किसको मिलेगा। लॉबिंग करना ये मानव नेचर है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी तो अलग होगी। नहीं, देखिए, ब्यूरोक्रेट भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी चाहता है अगर सपोज एक ही पद किसी चीज में है और 5 आदमी है तो हर आदमी चाहेगा कि मुझे मौका मिल जाए। किसकी इच्छा नहीं होती कि वो एचओडी बने? हर आदमी की इच्छा होगी। आईएएस का एक सपना होता है कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाऊं, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बन जाऊं, सबको नहीं मौका मिल पाता। आपके हिसाब से क्या खूबी होनी चाहिए हॉफ बनने के लिए? देखिए, हॉफ बनने के लिए खूबियों के अलावा मैं समझता हूँ सबसे पहली चीज है कि वरीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि ये कुछ परंपराएं हैं जिन परंपराओं को तोड़ना मैं समझता हूँ उचित नहीं होता। और अगर परंपराओं में चल रहे हैं तो हर व्यक्ति को मौका मिल जाता है और हर व्यक्ति ये उससे लॉबिंग भी खत्म हो जाती है। जब आदमी को मालूम है कि अगर मैं सीनियर मोस्ट हूँ, मुझे बनना है, तो लॉबिंग अपना भी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जब आप ट्विस्ट करेंगे और इसको परंपराओं को तोड़ेंगे तो लॉबिंग शुरू होगी। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि वरीयता को हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, चीड़ के पेड़ों को लेकर
काफ़ी जो पाइन नीडल्स होती हैं उनको लेकर काफ़ी बार मुद्दे उठते रहे हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्या वनाग्नि के पीछे मुख्य कारण वही है? हमेशा इस बात को लेकर चर्चा होती है। देखिए, हमारे यहाँ की खूबसूरती है हमारी बायोडाइवर्सिटी, और इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में जितना वाइल्ड एनिमल का उनका सहयोग है, जितना बांझ का है, कुछ ना कहीं चीड़ का भी कुछ ना कुछ रोल है। सवाल ये है कि वो जो पेरूल है, इसीलिए हमारी सरकार ने नीति बनाई थी कि हमने पेरूल जनता से खरीदने का निर्णय लिया, और पेरूल बेस्ड इंडस्ट्री पर भी हम लोगों ने फोकस किया। उसके लिए हमने ₹2.5 पर केजी का रेट तय किया, ₹1 इंसेंटिव देने का तय किया, बोनस देने का तय किया। विगत वर्ष हमने उसको ₹1 से बढ़ा के ₹2 कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजीविका भी मिले, उनको रोजगार भी मिले, और वो लोग पेरूल कलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पेरूल एक तरफ एनर्जी जनरेट करने के काम आएगा, वहाँ दूसरी तरफ वनाग्नि को रोकने में उसकी प्रभावी भूमिका रहेगी। इसमें हम आगे का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका कहना है कि जो पिछले सालों के अगर कंपैरिजन डेटा निकाला जाए तो वन विभाग ने काम किया है, और वनाग्नि के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे जंगलों में पॉन्ड्स को लेकर हो या फिर मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स को लेकर हो, और फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।